हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांता अपनी पड़ोसन की बहू की गोद भराई से आकर सोफे पर बैठती है और अपनी बहू आशिका को आवाज लगाकर कहती है, बहू, ओ आशिका बहू, जरा एक गिलास पानी तो ला और चाय रख दियो गैस पर। आशिका पानी लाकर शांता को दे देती है, फिर उससे कहती है, माँ जी कैसा रहा फंक्शन? सब कुछ हो गया था ना ठीक ठाक से? हाँ बहू, सब हो गया, तू भी चलती तो अच्छा होता। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मेरे जाने से क्या होता, सब मुझे बांझ का ताना मारते। वैसे भी किसी के फंक्शन में क्यों ही जाकर उसे खराब करना। माफ करना बहू, कमी मेरे बेटे में है, लेकिन तुझे सब सुनना पड़ता है। कभी कभी तो मन करता है कि सबको बता दूं सच क्या है। नहीं माँ जी, ऐसा कभी मत करिएगा। ये सब मैं सह सकती हूँ, लेकिन उनको लोग शक की निगाहों से देखें, ये मुझे मंजूर नहीं है। एक मर्द के लिए तो ये चीज ज्यादा दुखदाई होती है, अगर उनको समाज ऐसी नजरों से देखे तो। तू सच में बहुत अच्छी है मेरी बहू, मुझे गर्व है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। दोनों सास बहू बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर उनकी दूसरी पड़ोसन साधना आती है, जो शांता को देखकर बोलती है, अरे शांता बहन, अच्छा हुआ घर ही मिल गई। अरे साधना, आओ आओ बैठो। बहू, जरा आंटी के लिए चाय नाश्ता लाओ। जी माँ जी। इतना बोलकर आशिका वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी साधना कहती है, शांता, मेरी बहू की गोद भराई है कल, तो तू समय पर आ जाइयो। अच्छा, तेरी बहू की भी गोद भराई है? अभी मैं कमला की बहू की गोद भराई से आई थी, तू नहीं आई वहाँ? अरे मेरी बहू अकेली रहती इसलिए नहीं आई, और फिर ऐसी हालत में उसको लेकर भी तो नहीं आ सकती थी। वैसे हमें तेरे घर में गोद भराई का न्योता कब देखने को मिलेगा? वो जल्दी ही। वो क्या है ना, मेरे बेटे बहू अभी तैयार नहीं है बच्चे के लिए, इसलिए नहीं कर रहे। शांता बहन, झूठ मत बोलो, वो तैयार नहीं है या हो नहीं रहा है। मेरी माने तो जल्दी अक्षय की दूसरी शादी करवा दो। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है। बस साधना बहन, कोई कमी नहीं है मेरी बहू में। अरे उन्हें जब लगेगा उनको बच्चा करना चाहिए वो कर लेंगे। अब अगर आपने न्योता दे दिया हो तो आप जा सकती हैं। साधना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और ये सब आशिका सुन लेती है, जो शांता के पास आकर उसको संभालते हुए कहती है, माँ जी संभालो, लोगों को बोलने दो, उनका तो काम ही यही है। नहीं बहू, बस अब बहुत हुआ, तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। या तो तुझे अक्षय की सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी, या फिर क्या माँ जी? आशिका के पूछने पर शांता उसको एक सलाह देती है, जिसको सुनकर आशिका के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षय इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। उसको मनाना मेरा काम है बहू, लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर तू चाहती है कि अक्षय की कमी सबके सामने ना आए, तो हमको यही करना पड़ेगा, सबका मुंह बंद करवाने के लिए। शांता शाम को अक्षय के आने पर उसको अपने आइडिया के बारे में बताती है, जिसको सुनकर अक्षय भी गुस्से में कहता है, माँ आप पागल हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर लोगों को पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, और वैसे भी मैं अपना इलाज करवा तो रहा हूँ। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, कभी इसका सोचा है? कोई कमी ना होते हुए भी ये रोज लोगों से बांझ होने के ताने सुनती है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बहू को और सफर नहीं करने दूंगी। तुझे या तो मेरी बात माननी पड़ेगी या सबको बता दे खुद ही कि कमी तुझ में है। अक्षय का अभिमान कभी उसको ये बताने की इजाजत नहीं देता था कि कमी उसमें है, इसीलिए उसने अंत में अपनी माँ की बात को मानना ही सही समझा। जिसके बाद एक हफ्ता गुजरता है और एक हफ्ते बाद शांता पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर साधना शांता से कहती है, सही है शांता बहन, बधाई हो तुमको। अब तुम्हारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही हमको भी तुम्हारी बहू की गोद भराई में आने का मौका मिलेगा। अरे जरूर, मेरी बहू की गोद भराई देखना कितनी धूमधाम से होगी, पूरा मोहल्ला देखेगा। घर के दरवाजे से अपनी सास को मिठाई बांटते देखकर आशिका खुद से कहती है, इस झूठी गोद भराई का क्या जश्न मनाऊं माँ जी मैं? आपके कहने पर मैं इस झूठ के लिए मानी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खुशी से भी ज्यादा अक्षय का मान सम्मान प्यारा है। शांता उस दिन के बाद से बहुत खुश थी। वो बच्चे के लिए नए नए कपड़े, खिलौने लेकर आने लगी थी। रोज ही किसी न किसी के साथ शॉपिंग पर वो निकल जाती। एक दिन वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े लाकर आशिका को दिखाते हुए कहती है, बहू देख, मैं ये छोटी छोटी फ्रॉक लाई हूँ, कैसी है ये? माँ जी ये सब क्यों कर रही हैं? इतना बड़ा झूठ सबसे बोलना ठीक है? अगर बाद में किसी को पता चला तो हमारे लिए और उस आने वाले बच्चे के लिए कितना बुरा होगा ये सब।
बहू ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देंगे कि तेरी प्रेगनेंसी झूठी है और तेरी गोद भराई भी झूठी होगी। नहीं बहू, या तो तुझे अक्षय की सच्चाई बतानी पड़ेगी या फिर क्या माँ जी? या फिर झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ेगा जिसमें तेरी झूठी गोद भराई भी होगी और 9 महीने बाद हम एक बच्चा गोद ले लेंगे जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और 1 हफ्ते का समय दे मुझे, मैं बात करती हूँ। अगर कोई अपना नवजन्मा बच्चा दे या फिर किसी अनाथ आश्रम में ऐसा कोई बच्चा हो तो। समय गुजरता है। अब आशिका की झूठी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके थे, जिस पर अब शांता उसकी झूठी गोद भराई रखने की सोचती है और उसके लिए शांता पूरे मोहल्ले को न्योता देती है और अपने घर को दुल्हन की तरह सजाती है। गोद भराई वाले दिन मोहल्ले वाले आते हैं और सब आशिका को आशीर्वाद और तोहफे देते हैं। ये सब देख रहा अक्षय अंदर ही अंदर पिस रहा था और आखिर में उसकी सब्र का बांध टूट जाता है और वो सब के आगे आकर कहता है, बस करो, कोई आशीर्वाद नहीं लगेगा आशिका को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सब झूठ है, उसकी गोद भराई भी और उसकी माँ बनने की खबर भी सब झूठ है। अक्षय के मुंह से ये सब सुनकर सभी हैरान होते हैं और आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। तभी साधना कहती है, अरे शांता बहन, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हम सबसे, लेकिन क्यों? अरे अपनी बहू की झूठी गोद भराई रखते हुए तुमको शर्म नहीं आई? वो साधना बहन। साधना की बात सुनकर दूसरी पड़ोसन कमला कहती है, अरे शांता बहन, बहू में कमी है तो उसको छुपाने के लिए ये रास्ता चुना तुमने? अरे इतना गिरने की भी क्या जरूरत है? ये सब सुनकर आशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी अक्षय कहता है, अरे बस कीजिए आप लोग। अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं कमी उसमें ही होगी, कमी उसके पति में भी हो सकती है। और हाँ, हमारे केस में भी कमी मुझ में है, आशिका में नहीं। और अगर आज ये झूठ आप लोग सच मान लेते तो जिस बच्चे को हम गोद लेते तो आगे जाकर उस पर सवाल उठते कि उसके नैन नक्श हमसे नहीं मिलते, न जाने किस पर गया है या गई है, खुद का बच्चा है भी या नहीं। इन सब के डर से मैंने ये सच बताया। मैं एक बच्चे को आगे ये सब सुनता नहीं देख सकता था। और साधना बहन, हमने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि आज लोग भले ही ये कह देते कि आप लोग बच्चा गोद लेकर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कल को उसी बच्चे के आगे ये भी बोला जाता कि तेरे माँ बाप तेरे असली माँ बाप नहीं है। इसलिए ये झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताकर भी कल को हमारी खुशियों को नजर लगा ही देते लोग। शांता और अक्षय की बात सुनकर सभी का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद साधना और कमला कहती है, आशिका बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने जाने अनजाने में तुझे कितना गलत कहा। हम औरतें औरत होकर भी एक दूसरे के दुश्मन कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और प्लीज, जिस बच्चे को भी गोद ले रहे हो उसको लीजिए। एक अनाथ बच्चे को ऐसा परिवार मिलेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और हम वादा करते हैं कि ये बात कभी उस बच्चे या बच्ची के आगे नहीं आएगी कि वो आपके घर की संतान नहीं है। और अक्षय बेटा, जो तुमने आज किया है ना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। शांता के पड़ोसी उसकी और आशिका की हालत को अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद भले ही ये झूठी गोद भराई जारी रहती है, लेकिन अगले महीने दुनिया के लिए आशिका माँ बनती है और वो एक प्यारी सी बच्ची को एक अनाथ आलय से लीगली अडॉप्ट करती है और आखिरकार शांता भी दादी बनने का सुख भोगती है। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज? तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आय हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हो। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती
तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय आग लग गई, शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ। अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज दिखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से, मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने, जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेडी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे। ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को क्या है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है।
तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची, सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी, अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ। नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई। मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं। आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी, ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू, ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए, ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी। बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए, अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना? अब देख लो, जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। अब मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। पापा, आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है। रोज सुबह सुबह आ जाते हैं मेरे कपड़ों के ऊपर लेक्चर देने के लिए। आप अपनी नजर ठीक रखिए बस। सानिया वैसे तो एक इंजीनियर थी, लेकिन उसे फैशन डिजाइनिंग भी काफी पसंद थी। वो अक्सर नए नए तरह के कपड़े डिजाइन किया करती थी और उन्हें पहनकर ही कॉलेज जाया करती थी। लोग उसकी डिजाइन और पहनावे की खूब तारीफ करते। एक दिन वो कॉलेज में बैकलेस गाउन पहनकर आई थी और लोगों की नजरें भी उस पर से नहीं हट रही थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है और कॉलेज का सारा ग्राउंड पल भर में ही खाली हो जाता है। सानिया को बारिश बहुत पसंद थी, इसीलिए वो वहीं बारिश में खड़ी होकर नाचने लगती है। बारिश होने की वजह से उसका पैर फिसलने ही वाला होता है और देखते देखते वो अभिषेक की बाहों में होती है। अभिषेक उसे सीधा खड़ा करता है और बोलता है, तुम बारिश में फिसल गई और मैं तुम्हारी बैकलेस ड्रेस देखकर। तुमने कुछ बोला क्या? भला मैं किसी को क्यों कुछ कहूँगा। वैसे मैं ये कह रहा था कि आप बारिश में क्या कर रही थी? वो मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर बारिश को एंजॉय कर रही थी। वैसे आप मुझे देखने के अलावा यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अभिषेक हूँ और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी। तो मैं यहाँ आपसे पूछने आया था कि क्या मैं आपकी कुछ फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं क्या? हाँ हाँ जरूर, और मुझे मेंशन जरूर करना आपके पोस्ट में। और वैसे भी
मुझे फैशन डिजाइनिंग का और मॉडलिंग का काफी शौक है। मेरे पास कई सारे मॉडलिंग और फैशन इवेंट्स के इनवाइट्स आते रहते हैं। अगर आप मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। सानिया ने अपना नंबर अभिषेक को दे दिया। अब दोनों रात भर बातें करने लगे और ये बातें कब मुलाकातों में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। और इसी के साथ साथ दोनों के बीच गहरा प्यार पनप गया। एक दिन दोनों एक गार्डन में बैठे थे। अभिषेक सानिया की गोद में सर रखकर आराम कर रहा होता है। तभी सानिया उससे बोलती है, अभिषेक, अच्छा सुनो ना, हाँ मेरी जान, बोलो ना, क्या हुआ? कब तक हम यूं ही छुप छुप कर प्यार करेंगे? बस कुछ दिन और। तुम पिछले 1 साल से यही कह रहे हो। हर चीज का एक टाइम होता है सानिया, और सबको बताने और मनाने में वक्त तो लगेगा ही ना। देखो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम जल्दी से मेरे घर रिश्ता लेके आ जाओ। कुछ ही दिनों में अभिषेक सानिया के घर रिश्ता लेकर जाता है। सानिया और उसकी माँ बिमला अभिषेक और उसके घर वालों की खूब खातिरदारी करती है और सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों बाद सानिया और अभिषेक की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। सानिया ने शादी के बाद भी बैकलेस पहनना नहीं छोड़ा था। वो घर और ऑफिस हर जगह ही बैकलेस पहनकर जाया करती। एक दिन उसके ससुर रामलाल ने उसे ऑफिस जाते हुए टोक ही दिया। अरे बेटी, जरा ढंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाओ। तुम्हें पता नहीं क्या, आजकल के लोगों की नजर कितनी गंदी है। पापा, आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है। रोज सुबह सुबह बस मेरे कपड़ों पर लेक्चर देने के लिए आ जाते हैं। आप अपनी नजर ठीक रखिए बस। ये आजकल के बच्चे भी ना फैशन के नाम पर ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं। कोई शर्म और हया बची ही नहीं है इन लोगों में। अगर समझाने की कोशिश करो तो पलटकर जवाब देते हैं। बड़ों से बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। तभी वहाँ पर अभिषेक आ जाता है और अपने पिता और बीवी की बहस देखकर वो दोनों को शांत करवाता है और सानिया को ऑफिस भेज देता है। सानिया के जाते ही अभिषेक की माँ वहाँ आती है और बहस फिर से होने लगती है। अभिषेक की माँ कोयल उससे बोलती है, हमने तुझे अपना पेट काट काट कर इतना पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज तू अपने ही बाप से जुबान लड़ा रहा है। अभिषेक, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू है कि जोरू की गुलामी शुरू कर दी। जा डूब मर कहीं। माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ना तो मैं जोरू का गुलाम हूँ और ना ही मैं बेवकूफ हूँ। मैं खुद सोच और समझ सकता हूँ और यहाँ पिताजी गलत हैं, इसीलिए मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दे बेटा, अब बहुत हो गया। हम नहीं रह सकते तेरे साथ और तेरी इस मॉडर्न बीवी के साथ। हम तो जा रहे हैं। कोई किराए पर घर मिला तो ठीक है, वरना फुटपाथ पर ही अपनी उम्र गुजार देंगे। ऐसा कहकर कोयल और रामलाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़ते हैं। माँ बाप के जाने के बाद अभिषेक काफी परेशान सा रहने लगता है और वो अपनी परेशानी का जिम्मेदार सानिया को ठहराने लगता है। इसीलिए वो सानिया से बोल ही देता है, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें तो घर छोड़ने के लिए नहीं बोला। तुम अपने सास ससुर से ऐसे जुबान लड़ाओगी तो और क्या होगा? वो बात ही ऐसी कर रहे थे और मैंने उनसे कोई जुबान नहीं लड़ाई। जो बात गलत है बस वही कहा था और अपना मत सामने रखा था। जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मैं किसी के आगे नहीं झुकती, फिर चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तुम सही नहीं हो सानिया। तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे? अब तुम ही बताओ। देखो अभिषेक, मुझे लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी नजरों में ठीक हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम जीत गई और मैं हार गया। देखना, एक दिन तुम्हें खुद ही इसका पछतावा होगा। मैं देख लूंगी सबको, तुम मेरी फिक्र मत करो। ऐसा कहकर सानिया फिर से अपने कामों में लग जाती है, मगर अभिषेक उससे दूरियां बनाना शुरू कर देता है और एक दिन अचानक ही वो अपने माँ बाप के पास चला जाता है। ये सब देखकर सानिया को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में जुटी रहती है। कई दिनों बाद मुंबई में एक बड़ा फैशन शो होता है और सानिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। स्टेज पर काफी सारी मॉडल आती है और उसके बाद सानिया भी स्टेज पर आकर रैंप वॉक करती है। कुछ ही देर में शो का रिजल्ट अनाउंस होता है और शो की विनर सानिया होती है। चारों तरफ सानिया के कपड़ों की वाहवाही होती है और कई सारे टीवी चैनल्स पर
उसका इंटरव्यू आता है। न्यूज़पेपर में सानिया की हेडलाइन छपने लगती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने सफर को बयां करती है, जिसके बाद से पूरा कॉन्फ्रेंस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सानिया की सफलता और प्रसिद्धि से अभिषेक और उसके माता पिता को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो लोग सानिया को बुलाकर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बेटी, हमने तेरी कला को समझने में काफी देर कर दी। माँ जी कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं भोला कहते हैं। और आप लोग मुझे छोड़कर गए ना, उसकी वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ तैयारी करने में लगाया, जिसकी वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। असलियत में तो इस इनाम की असली हकदार आप लोग ही हैं, जिन्होंने मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर सानिया ने अपना मेडल और सर्टिफिकेट अपनी सास को थमा दिया। अब उसकी सास उसे फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं रोकती और सानिया भी अब सब कुछ समझकर घर के कामों में भी हाथ बटाती, साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती और उसके बाद फिर सब खुशी खुशी अपनी बैकलेस पहनने वाली बहू के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।